स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा एक अद्भुत कहानी है जो संघर्ष, विकास और बदलाव की मिसाल है। 1950 में संविधान को अपनाने से लेकर 2025 में एक वैश्विक आर्थिक और तकनीकी शक्ति बनने तक भारत ने परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए रखा है। औपनिवेशिक शासन से निकलकर भारत ने राष्ट्र निर्माण का एक विशाल कार्य अपने कंधों पर लिया। लोकतंत्र केवल एक प्रयोग नहीं था, बल्कि ये लाखों लोगों को आवाज देने का एक दृढ़ संकल्प था। शुरुआती वर्षों में खाद्यान्न संकट और आर्थिक कठिनाइयों जैसी चुनौतियां थीं, लेकिन हर चुनौती ने भारत को और मजबूत बनाया। हरित क्रांति जैसे प्रयासों ने भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनाया। यह अध्याय भारत की प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित किए। 1991 में समाजवादी ढांचे से उदारीकरण की ओर बढ़ते हुए भारत ने बाजार सुधारों को अपनाया और अभूतपूर्व प्रगति की। 2025 तक भारत ने खुद को एक तकनीकी हब में बदल लिया। आईटी सेवाओं, अंतरिक्ष अनुसंधान और नवीकरणीय ऊर्जा में नेतृत्व किया। इन 7 दशकों में भारत ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों को बचाए रखते हुए आधुनिकता को अपनाने का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह परिचय इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे भारत ने चुनौतियों को पार किया, अपनी ताकत का उपयोग किया और वैश्विक मंच पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत को औपनिवेशिक शोषण, विभाजन और गरीबी से तबाह एक देश को फिर से बनाने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इस जटिल स्थिति में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश को आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी लोकतंत्र बनाने का सपना देखा। 1950 से 1964 तक का उनका नेतृत्व भारत के बुनियादी ढांचे को आकार देने वाला साबित हुआ। 1950 में संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। नेहरू का मानना था कि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने औद्योगिकीकरण और वैज्ञानिक विकास पर जोर दिया। पंचवर्षीय योजनाएं इस दृष्टिकोण का हिस्सा थीं। पहली पंचवर्षीय योजना 1551 से 56 का फोकस कृषि और सिंचाई पर था, जिससे खाद्य उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिली। औद्योगिक नीति के तहत बड़े उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्रों की स्थापना हुई। भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर और राउरकेला जैसे बड़े स्टील प्लांट्स का निर्माण हुआ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम जैसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना ने तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा को प्रोत्साहित किया। नेहरू का ध्यान ग्रामीण सुधारों पर भी था। उन्होंने भूमि सुधार की प्रक्रिया शुरू की, जिससे जमींदारी प्रथा का अंत हुआ और किसानों को भूमि का स्वामित्व मिला। लेकिन इन सुधारों को देशव्यापी रूप से प्रभावी बनाने में कई चुनौतियां भी रहीं। इस दौर में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट के नेता के रूप में प्रस्तुत किया। नेहरू का पंचशील सिद्धांत, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार बना। हालांकि 1962 में भारत चीन युद्ध ने नेहरू की विदेश नीति को झटका दिया। भाषाई विविधता के बावजूद नेहरू ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। यह एक विवादास्पद कदम था, लेकिन इसने देश में राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिरता लाने में मदद की। नेहरू युग में भारत ने एक आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में अपने पहले कदम उठाए। उनके प्रयासों ने एक ऐसी नींव तैयार की जिस पर आज का भारत खड़ा है। यह दौर सिर्फ विकास का नहीं, बल्कि एक नए भारत की कल्पना को साकार करने का भी था। नेहरू के बाद से इंदिरा गांधी युग 1964 से 1984, नेहरू के निधन के बाद 1964 से 1984 का समय भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलावों का गवाह बना। इस अवधि ने भारत को आर्थिक और राजनीतिक रूप से स्थिर करने के साथ साथ कई चुनौतियों का सामना करते हुए उसे नई दिशा दी। लाल बहादुर शास्त्री 1964-1966,
नेहरू के उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत इसी दौर में हुई, जिसने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो देश के किसानों और जवानों को प्रोत्साहित करने के लिए था। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान उनकी दृढ़ नेतृत्व क्षमता दिखी, लेकिन उनका कार्यकाल छोटा रहा और 1966 में उनका निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री के बाद नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। उनके कार्यकाल में भारत में कई बड़े बदलाव हुए। 1969 में इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे आर्थिक संसाधनों को गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने प्रिवी पर्सेस की प्रथा को समाप्त कर दिया, जिससे राजाओं और रजवाड़ों को मिलने वाली वित्तीय सहायता बंद हो गई। 1971 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का गठन हुआ। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे विवादास्पद समय था। प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक, विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी और नागरिक अधिकारों के हनन के कारण इस समय को आलोचना का सामना करना पड़ा। इस युग में राजनीतिक अस्थिरता और सशक्त नेतृत्व दोनों देखे गए, जिन्होंने भारत की दशा और दिशा को गहराई से प्रभावित किया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल 1984 से 1989 एक ऐसे समय का प्रतिनिधित्व करता है जब भारत आधुनिकता की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन साथ ही कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा था। राजीव गांधी ने प्रौद्योगिकी और आधुनिकता को भारत के विकास का केंद्र बनाया। उन्होंने कंप्यूटर और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित किया। पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए, जिससे स्थानीय प्रशासन को अधिक अधिकार मिले। उनके शासनकाल में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान मजबूत की, लेकिन उनका कार्यकाल विवादों से मुक्त नहीं रहा। बोफोर्स स्कैम ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया और सरकार की साख पर सवाल खड़े किए। पंजाब और श्रीलंका में शांति प्रयासों के बावजूद ये क्षेत्र अस्थिरता का सामना करते रहे। 1980 के दशक के अंत में मंडल कमीशन की सिफारिशों के तहत ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। इसने देश भर में तीव्र बहस और विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया, जो भारतीय समाज की जटिलता को दर्शाता है। 1980 के दशक के अंत तक भारत गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा था। बढ़ता विदेशी कर्ज और राजकोषीय घाटा देश को 1991 के आर्थिक संकट की ओर ले गया। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटने लगे, जिससे आर्थिक सुधारों की आवश्यकता अनिवार्य हो गई। यह अवधि भारत के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर बदलाव और चुनौतियों का समय थी, जिसने भविष्य में सुधारों की नींव रखी। 1991 का साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। बढ़ते कर्ज, गिरते विदेशी मुद्रा भंडार और गंभीर आर्थिक संकट ने भारत को साहसिक सुधारों की ओर ले जाने के लिए मजबूर किया। इस दौर को आर्थिक उदारीकरण का युग कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) इन सुधारों के प्रमुख स्तंभ थे। लाइसेंस राज समाप्त कर दिया गया, जिससे व्यवसायों के लिए बाधाएं कम हुई। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया और वैश्विक बाजारों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए गए। इन सुधारों ने भारतीय उद्योगों और सेवा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इसके साथ ही भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की राह पर अग्रसर हुआ। 1990 के दशक में गठबंधन सरकारें आम हो गईं। राष्ट्रीय स्तर पर एकल दलों की जगह विभिन्न दलों का सहयोग देखने को मिला। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में भारत ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट,
जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से सड़कों और परिवहन में सुधार हुआ। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण ने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उनकी डिप्लोमेसी ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत किया। यह युग भारत की आर्थिक और रणनीतिक स्वतंत्रता का प्रतीक बना। उदारीकरण ने न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक संरचना को भी बदल दिया। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत का संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए युग आर्थिक वृद्धि, सामाजिक सुधारों और कई चुनौतियों का समय था। इस दौरान भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई, जबकि कुछ योजनाओं ने देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत किया। इस युग की सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNRIGA थी, जिसे 2005 में लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना था, जिससे लाखों परिवारों को आजीविका मिली और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। इसके अलावा 2009 में लागू किए गए राइट टू एजुकेशन RTE अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की, जो समावेशिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। हालांकि यूपीए सरकार को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। 2008 में आई वैश्विक वित्तीय संकट ने भारत की वृद्धि दर को प्रभावित किया, जिससे निर्यात में कमी और महंगाई व बेरोजगारी की चिंता बढ़ी। इसके साथ ही 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कॉमनवेल्थ खेल घोटाला जैसे भ्रष्टाचार के मामलों ने सरकार की छवि को धूमिल किया और शासन में पारदर्शिता पर सवाल उठाए। विदेश नीति के दृष्टिकोण से यूपीए युग में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत की। 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौता एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ भारत को वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। जहां यूपीए युग ने सामाजिक कल्याण में प्रगति और वैश्विक पहचान हासिल की, वहीं भ्रष्टाचार और शासन संबंधी समस्याओं के कारण इसकी छवि कुछ हद तक प्रभावित भी हुई। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में शासन की दिशा में एक बड़ा बदलाव आया। मोदी सरकार ने अपनी नीतियों और पहलुओं के माध्यम से न केवल अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी, बल्कि समाज में बदलाव के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन था वस्तु और सेवा कर GST का लागू होना। GST ने भारत के कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया और इससे व्यापार में सुगमता आई। इसके अलावा डिजिटल इंडिया पहल ने देश में डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार किया और लाखों भारतीयों को इंटरनेट और तकनीकी सेवाओं से जोड़ दिया। इसने न केवल व्यापारिक
2025 तक भारत को अगर दुनिया के अग्रणी देशों की सूची में देखना है तो यह जरूरी है कि विकास के हर पहलू में समावेशिता, स्थिरता और तकनीकी नवाचार को प्राथमिकता दी जाए। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या और वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए सतत विकास और ऊर्जा संसाधनों का बेहतर प्रबंधन अहम होगा। भविष्य में भारत को अपनी प्रौद्योगिकी और नवाचार में वृद्धि को बनाए रखना होगा, जिससे न केवल आर्थिक विकास होगा बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में भी सुधार होगा। भारत का सपना एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनने का है, जो सामाजिक और आर्थिक समानता को सुनिश्चित करता है और वैश्विक मंच पर नेतृत्व करता है। भारत के भविष्य की दिशा उन युवा नागरिकों की ताकत पर निर्भर करती है जो अपने सामर्थ्य और कौशल से न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। यदि हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी भारतीयों को समान अवसर मिले और वे अपने सपनों को साकार कर सकें, तो भारत का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा।